हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस किस प्रकार होती है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एमआरएनए पर जो कोड्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, उनके अकॉर्डिंग जो राइबोसोम है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस। और ये प्रोसेस कई स्टेप में पूरी होती है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। तो जो एमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो पहले प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इन एमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना पड़ता है और इस एक्टिवेशन के लिए हमें जरूरत होती है एंजाइम एमाइनो एसाइल सिंथेटेज और एटीपी की। ये हमारा एमाइनो एसिड है, ये एटीपी है और ये एंजाइम है। एटीपी, एंजाइम एंड एमाइनो एसिड, इससे कॉम्प्लेक्स बनता है एमाइनो एसिड, एएमपी एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है, हमारा एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड है। इसे हम एमाइनो एसाइल भी कहते हैं। यहाँ हमारा एटीपी है और यहाँ क्या रह गया, एएमपी रह गया। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होती है। तो हमने यहाँ देखा कि एमाइनो एसिड, एटीपी और एंजाइम। एंजाइम कौन सा है, एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। इससे कॉम्प्लेक्स बना एमाइनो एसिड, एएमपी एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यही क्या है, हमारा एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड है और इन एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड्स को एमाइनो एसाइल भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं मिथियोनाइन की। जो मिथियोनाइन होता है वो हमारा एक एमाइनो एसिड है जो बनता है स्टार्ट कोडोन AUG से। तो मिथियोनाइन क्या हुआ, हमारा फर्स्ट एमाइनो एसिड हुआ और जो कि एक्टिवेट होता है और इस एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड को कहते हैं हम एफमैट। क्योंकि ये पहला एमाइनो एसिड है तो इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एफमैट, और बाकी सभी को कहते हैं हम एमाइनो एसाइल। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। तो जो ट्रांसफर आरएनए का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें देखा था कि जो उसका जो थर्ड एंड होता है उस पर एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं और फिर ये ट्रांसफर आरएनए इन्हें लेकर जाता है राइबोसोम तक। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड है। ये हमारा टीआरएनए है। ये जब टीआरएनए से ये पूरा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, उसके बाद ये एएमपी और एंजाइम उससे सेपरेट हो जाते हैं और अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा रह जाता है। तो ये बन गया हमारा एमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और एएमपी और एंजाइम। कौन सा एंजाइम, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ये उससे सेपरेट हो जाते हैं। और टीआरएनए इनको कहाँ ले जाता है, ट्रांसफर कर देता है राइबोसोम तक, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और नेक्स्ट स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, तो हमारा थर्ड स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है ये कई स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसका पहला स्टेप है असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक साइट होती है एमआरएनए बाइंडिंग साइट और लार्जर सब यूनिट के अंदर तीन साइट होती हैं, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, पॉलीपेप्टाइडल साइट एंड एक्सिट साइट। तो एमआरएनए कहाँ बाइंड होगा, स्मॉलर यूनिट पे बाइंड होगा
और जो हमारा एमाइनो एसिड बाइंड होंगे वो कहाँ, एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर, पॉलीपेप्टाइडल साइट, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है, और एग्जिट साइट टीआरएनए को और जो सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन उनको एग्जिट करने में, बाहर आने में हेल्प करती है। और ये जो आरएनए होते हैं उनकी जो असेंबली होती है केवल प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ही होती है, अदरवाइज वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए असेंबली, इनको असेंबल होने के लिए, असेंबली ऑफ राइबोसोम के लिए मैग्नीशियम आयन नेसेसरी होते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होंगे या कम होंगे तो ये असेंबली ऑफ राइबोसोम सब यूनिट नहीं होगी, यानी कि राइबोसोम की सब यूनिट आपस में नहीं जुड़ेंगी। और अगर मैग्नीशियम आयन प्रॉपर है, यानी कि जितने चाहिए हमें, तो ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर मैग्नीशियम आयन ज्यादा हैं तो डाइमर बन जाते हैं, यानी कि जो राइबोसोम है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से असेंबली ऑफ राइबोसोम होती है, जिसके लिए किसकी जरूरत है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर एक ही साइट है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट, और लार्जर सब यूनिट के ऊपर 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, बी साइट एंड ई साइट। और आप लोगों को पता है कि जो राइबोसोम है किससे जुड़े होते हैं, ईआर से जुड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो हमेशा इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो जुड़ी होती है ईआर से। तो इसके बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का नेक्स्ट स्टेप है अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एमआरएनए कहाँ अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट पे। तो एमआरएनए अटैच हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट से। और उसके बाद होती है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। टीआरएनए से अटैच हो चुके हैं हमारे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, तो टीआरएनए उन एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है। सारे ही अमाइनो एसिड कहाँ बाइंड होंगे, ए साइट पर बाइंड होंगे। लेकिन जो मिथियोनाइन है, यानी कि जो हमारा पहला अमाइनो एसिड है, जो किससे बनता है, स्टार्ट कोडॉन एयूजी से, वो जुड़ता है पी साइट पर, और बाकी सब कहाँ जुड़ेंगे, ए साइट पर। तो सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, मिथियोनाइन आएगा, तो वो कहाँ जुड़ेगा, पी साइट के ऊपर जुड़ेगा। कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा। फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, उसको भी टीआरएनए ही लेकर आएगा, और वो कहाँ जुड़ेगा, ए साइट पर जुड़ेगा। अब ये जो मिथियोनाइन है वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेता है और पहुंच जाता है पी साइड से कहाँ, ई साइड पर। और जो यहाँ अटैच है अमाइनो एसिड वो कहाँ आ जाता है, पी साइड पर। तो ये वाली जो साइट है वो कैसी हो गई, फ्री हो गई। तो फिर जो टीआरएनए है वो क्या लेकर आएगा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ले आएगा, और वो बाइंड हो जाएगा यहाँ। और ये चेन क्या करेगी, इन अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग करेगी, जिससे क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। और यहाँ से जो टीआरएनए है वो एग्जिट हो जाएगा, और वो वापस किस काम के लिए काम आएगा, अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा। एक बार दोबारा समझाती हूँ, मिथियोनाइन जुड़ेगा पी साइड से, बाकी जो अमाइनो एसिड है वो जुड़ते हैं किससे, ए साइड से। सबसे पहले जुड़ा मिथियोनाइन, उसके बाद ए साइड से जुड़ा अमाइनो एसिड। अब मिथियोनाइन ने अपनी पोजीशन चेंज करी, कहाँ आ गया, ई पर। यहाँ वाला जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ आ गया, पी पर। तो ए साइड हमारी कैसी हो गई, फ्री हो गई। तो फिर जो टीआरएनए है दूसरे अमाइनो एसिड को लाएगा और वो जुड़ जाएगा ए पर। और यहाँ से क्या होगा, जो टीआरएनए है वो एग्जिट हो जाएगा और वो दोबारा से अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, कब तक, जब तक कि हमारा स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडॉन आने पर ये प्रोसेस रुक जाती है, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है और प्रोटीन एग्जिट हो जाता है इस ई साइड से। और प्रोटीन के बनने के बाद ये जो भी हमारी चीजें इसमें काम आ रही है, हमारा एमआरएनए है और राइबोसोम है, ये दोनों ही जो आरएनए है, सॉरी जो एमआरएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो राइबोसोम है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी उसकी जो यूनिट है दोनों वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो हमने देखा कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है, टीआरएनए लेकर आता है अमाइनो एसिड को,
जो बाइंड होते हैं ए साइड से लार्जर यूनिट की, और जो मिथियोनाइन है वो अटैच होता है पी साइड से। तो इस तरह ये जो हमारी प्रोसेस है पूरी हो गई है ट्रांसलेशन की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। पहले एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, फिर उसके बाद हमारा जो टीआरएनए है वो जुड़ जाता है एमाइनो एसिड से और उन्हें लेकर जाता है राइबोसोम तक। उसके बाद हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमारे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जो राइबोसोम है उसकी जो यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट असेंबल होती हैं, जिसके लिए जरूरत है किसकी, मैग्नीशियम आयन की। और उन जो हमारी लार्जर सब यूनिट है उसके ऊपर 3 साइट होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। और स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर केवल एक ही साइट होती है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट। एमआरएनए यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ हमारा मिथियोनाइन जुड़ता है पी साइड से, ए से हमारे सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और ई से हमारा टीआरएनए भी एग्जिट होता है और जो प्रोटीन बनता है वो भी एग्जिट होता है। और स्टार्टिंग होती है स्टार्ट कोडोन से और जो एंडिंग होती है वो स्टॉप कोडोन से होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। जेनेटिक कोड 3 उसके अंदर हमारे ट्रिपलेट होते हैं, वो उसके अंदर 3 हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो जेनेटिक कोड के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो इस तरह हमारी ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम रेप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ चुके हैं और ट्रांसलेशन भी पढ़ चुके हैं। आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।